नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, इन दिनों तमाम विश्वविद्यालयों में और पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों में, टीवी चैनलों और अखबारों में तो नहीं, लेकिन जहां पत्रकारिता पढ़ाई जाती है, जहां पत्रकारिता पर विचार विमर्श होता है, वहां हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने का समारोह मनाया जा रहा है। कहीं सेमिनार हो रहा है। दरअसल 1826 को 30 मई 1826 को, बिल्कुल सही तारीख कहूं तो, हिंदी का पहला अखबार निकला था, उदंत मार्तंड। यह हर मंगलवार को निकलता था और साप्ताहिक अखबार था। इसके 79 अंक निकले थे, यानी 80 से एक कम। वो अखबार हिंदी का पहला अखबार है और उस नाते देखें तो हिंदी में 200 साल की पत्रकारिता हो चुकी है। हालांकि अखबार बस 2 साल चला, लेकिन उसने एक सिलसिला बनाया। इसके तुरंत बाद बंगदूत शुरू हुआ था, जो राजा राम मोहन राय और शायद द्वारकानाथ टैगोर, इन सब ने मिलकर निकाला था। तो एक सिलसिला था। और कहते हैं उदंत मार्तंड का तो मतलब हुआ उगता हुआ सूरज। वो उगता हुआ सूरज एक ऐसे समय शुरू हुआ था, एक ऐसे साम्राज्य के तहत शुरू हुआ था, जिसके बारे में कहते हैं कि उसका सूरज कभी डूबता नहीं था। लेकिन हिंदी पत्रकारिता या भारतीय पत्रकारिता उस साम्राज्य से लोहा लेती रही। वो जेल खानों से निकलती रही, संपादक जेल खानों तक गए। तमाम जो बड़े नेता हमारे थे, चाहे तिलक हो, गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, सबके सब बड़े पत्रकार भी थे। सबने अखबार निकाले, रिसाले निकाले, और तमाम अखबारों को, इंडियन ओपिनियन को, हरिजन को, मूक नायक को, नेशनल हेराल्ड को आप याद कर सकते हैं। आज ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्या मैं 200 साल की इस परंपरा को लेकर कुछ मुग्ध हूं? क्या इस परंपरा में आज का जो माहौल है वो दिखाई पड़ता है? ये सच है कि इस परंपरा के कभी बहुत धवल पन्ने रहे हैं, लेकिन आज की पत्रकारिता जब मैं देखता हूं, मैं इसका हिस्सा हूं, लेकिन कुछ तल्खी से मुझे कहने दीजिए, कुछ तीखेपन से, कि लगता है कि वो बिल्कुल दंगाइयों की फौज में बदल गए हैं पत्रकार। तमाम टीवी चैनलों को उठा के आप देख लीजिए। खासतौर पर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में ये टिप्पणी कर रहा हूं। कहीं भी आपको जहां दिखेगा, बकरीद को लेके बहस चल पड़ेगी कि बकरे काटे जाएं या नहीं। 2 दिन मुंबई में जो तमाशा चला एक सोसाइटी में, वो उस पे नेशनल मीडिया की नजर रही। इसके पहले मस्जिद बनाम मंदिर का मुद्दा रहा। कहीं भी ये मुद्दा खड़ा होता हो, हिंदी पत्रकार वहां पहुंच जाते हैं, जैसे देश में बड़े सवाल न हो, और वो हों तो उनमें सत्ता का पक्ष क्या है वो रखना, जैसे पत्रकारिता ने अपना धर्म समझ लिया है। तो आज जनपक्ष में मैं कम से कम 5 ऐसे मुद्दों की बात करना चाहता हूं, जो हिंदी पत्रकारिता के सामने आज की एक बड़ी चुनौती बदल गए हैं। एक तो मैंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का बहुत सांप्रदायिक चेहरा हमारे सामने है। ऐसा चेहरा जो पता नहीं क्यों इन्हीं 20 वर्षों में विकसित हुआ है, जिसको लगता है कि इसमें टीआरपी आती है। वो राम मंदिर आंदोलन से कायदे से शुरू हुआ, बढ़ता बढ़ता जो पुरानी प्रतिज्ञाएं संविधान की भूल गए हम, संसद की भूल गए हम। हमारे संसद में कानून बना था 1991 में कि राम मंदिर को छोड़कर बाकी सभी मंदिर जो हैं, उनकी स्थिति, या मस्जिद या किसी भी धर्मस्थल की, वही स्थिति रहेगी जो 1947 में थी। 15 अगस्त 1947 को थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद हमने अतीत की सारी गड़बड़ियों को बुहार कर, सारे भेदभावों को, सारी ज्यादतियों को बुहार कर एक नया राष्ट्रवाद, एक नया मुल्क बनाने का सपना देखा था, जिसका आधार सबकी बराबरी, सब पे भरोसा था। तो लेकिन आज आप देखिए, तमाम जगहों पे मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोजने का काम जारी है, और अदालतें फैसला दे रही हैं,
और मीडिया लगातार दिखा रहा है बिना सवाल उठाए। तो एक बड़ी चुनौती तो मीडिया के इस सांप्रदायिकीकरण की है। दूसरी चुनौती, मुझे याद आता है कि मैं अब पत्रकारिता करते मुझे 4 दशक होने जा रहे हैं। जब भी मैंने सरकारों के खिलाफ लिखा, सरकारों को अपनी आलोचना कभी पसंद नहीं होती है। यानी आप इंदिरा गांधी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, नरसिम्हा राव के खिलाफ, देवगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल के खिलाफ, सबके खिलाफ, मनमोहन के खिलाफ मैंने लिखा। लोगों ने पीठ थपथपाई कि बहुत अच्छा काम किया। पत्रकारिता के बारे में हम पढ़ते रहे कि ये जो है ये चौथा खंबा है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अलावा, जिसका काम लोकतंत्र की रक्षा करना है, वॉच डॉग है लोकतंत्र का। तो 2014 तक मैं पाता हूं कि मुझे विपक्ष की भूमिका अदा करने पे शाबाशी मिलती रही। अचानक मैंने 2014 के बाद पाया कि लोग मुझसे पूछने लगे कि सरकार के खिलाफ क्यों लिख रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी पे क्यों सवाल खड़े कर रहे हो। आज भी आप देखिए सीबीएसई के इम्तिहानों की ऐसी तैसी हो गई है। हर चौथा बच्चा, लाखों बच्चे अपने मार्कशीट को लेकर परेशान हैं। उनका कहना है कि उनका मूल्यांकन गड़बड़ हुआ है। वो अपील कर रहे हैं। सीओईटी के एग्जाम्स पे सवाल हैं। उसके पहले नीट के इम्तिहान कैंसिल हो गए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि शिक्षा मंत्री से कोई सवाल पूछे, उसका इस्तीफा मांगे। किसी को पता नहीं कि इस देश का शिक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि परीक्षा के गुर तो सीधे प्रधानमंत्री सिखाते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसमें कोई भूमिका अदा नहीं करते। वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री सिखाते हैं कि परीक्षा के समय तनाव से कैसे बचा जाए। वो ये नहीं बताते हैं कि इन परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर, दूसरी तरह की गड़बड़ियों को लेकर अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसका जिम्मेदार कौन है, वो जिम्मेदार हैं या उनके मंत्री जिम्मेदार हैं। और ये सवाल पत्रकार भी नहीं पूछते। वो सारी गड़बड़ियों पे किनारे किनारे इशारा करके वो निकल जाते हैं कि जैसे हमें सरकार से सवाल नहीं पूछना है। और तो और कई मुद्दे जिनमें सरकार को सीधे घेरा जा सकता है, वहां भी सरकार को मीडिया नहीं घेरता है। ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करते रहे। कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने रुकवाया। कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने को मना किया है। कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है। कोई मीडिया संस्थान ये पूछने को तैयार नहीं है कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री इन मुद्दों पे एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं। क्योंकि आज का मीडिया, ये दूसरी चुनौती उसके सामने है कि विपक्ष के तौर पे नहीं, सत्ता पक्ष के भोंपू की तरह काम कर रहा है। क्यों ये काम कर रहा है? अच्छा, एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं मीडिया को, पत्रकारिता को किसी क्रांतिकारी रूप में नहीं देखता हूं। मैं नहीं मानता कि वो समाज सेवा है। असल में हम जीवन में जो कुछ करते हैं वो सब समाज सेवा होता है। उसका एक वास्ता समाज से होता है। अगर हम शिक्षक हैं तब भी हमारा बच्चों के प्रति एक फर्ज है। अगर हम डॉक्टर हैं तब भी हमारा अपने मरीजों के प्रति एक फर्ज है। अगर हम इंजीनियर हैं तब भी हमारा अपने निर्माण, अपने भवनों, अपने पुलों के प्रति एक फर्ज है। रिजक की मर्यादा एक कहानी है विजयदान देथा की, कभी सुनाऊंगा वो भी मैं आपको, आज नहीं। आज मैं याद दिला रहा हूं कि असल में सारे प्रोफेशन अंततः एक मिशन से जुड़े होते हैं। हर अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहे, ये जरूरी होता है। पत्रकारिता की मुश्किल ये है कि आप प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं और बहुत बड़ी बात करते हैं। एक प्रोफेशन के रूप में, एक पेशे के रूप में पत्रकारिता लगातार असुरक्षित होती जा रही है। पत्रकारों की नौकरियां बिल्कुल मालिकान के, एचआर के की मर्जी पे तय होती हैं। कंट्रैक्ट के जॉब हो रहे हैं जिनमें 1 महीने 2 महीने की नोटिस पे किसी को बाहर किया जा सकता है, बल्कि उसकी भी जरूरत नहीं है, रातों रात बाहर किया जा सकता है। और ये ऐसे हालात में जब पत्रकार का वर्ग चरित्र बदल चुका है, उसको अचानक
अपने मकान की किस्तें चुकानी है, अपनी गाड़ी का कर्ज देना है। तो इन सब के बीच हम पाते हैं कि पत्रकार बिल्कुल एक भाड़े के क्लर्क के रूप में बचा रह गया है। रिपोर्टर वही बोलता है जो उसका मालिक उसे बुलवाना चाहता है। ज्यादातर संस्थानों की यही स्थिति है। तो ये जो असुरक्षित होती पत्रकारिता है, पहले तो प्रिंट में फिर भी एक था कि आपकी 58 साल की नौकरी थी, आपके रिटायर होने के कुछ प्रावधान थे। मीडिया घरानों में भी लेबर यूनियनें थीं जो आपका ख्याल रख सकती थीं। अब आप बिल्कुल अकेले हैं, कंट्रैक्ट पे जॉब करते हैं, और ये आम चलन है कि जब भी कोई नया संपादक आता है अपने साथ एक टीम ले आता है और पुराने लोगों की विदाई शुरू हो जाती है। तो एक कड़वी सच्चाई ये है, ये किसी एक संस्थान के बारे में नहीं, तमाम संस्थानों का ये सच है। तो इस असुरक्षित माहौल में पत्रकारिता में पैसा भी बहुत कम बचा है। आपको पैसे पर्याप्त नहीं मिलते हैं और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप काम के घंटों की परवाह न करें। यानी अगर 2 दिन का आपको वीकली ऑफ मिलता है तो अचानक कोई भी संपादक उसमें कटौती कर सकता है। अगर आपकी 9 घंटे की ड्यूटी है तो कोई भी आपको कह सकता है कि नहीं, तुमको 12 घंटे काम करने होंगे। और इन छुट्टियों का कोई, जिसको कंपनसेटरी ऑफ कहते हैं, उसका ख्याल भी नहीं है। तो ये जो असुरक्षित होती पत्रकारिता है, एक प्रोफेशन के रूप में कमजोर पड़ती पत्रकारिता है, वो क्या अपने मिशन का, अपने मकसद का ख्याल रखेगी? ये दूसरी चुनौती है। तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो संपादक नाम की संस्था का पतन हो चुका है। संपादक कहने को हैं, लेकिन मुझे प्रभाष जोशी जैसे संपादकों की याद है। बल्कि मैं तो याद करता हूं ओम थानवी, राहुल देव, अच्युतानंद मिश्र जैसे संपादकों को, जिनके साथ मैंने काम किया। प्रणय राय भी उनमें शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो अपने पत्रकारों को एक तरह का सलीका, एक संस्कार देते थे। वो बताते थे कि तुमको चुनौतियों के सामने साहस के साथ खड़ा होना है और हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उनके अपने पूर्वग्रह रहे होंगे, उनकी अपनी पसंद रही होगी, उन सब पे अलग बहस चलेगी। लेकिन सच ये है कि संपादक नाम की संस्था ने जो एक समय पत्रकारिता की मर्यादा बचाए रखी थी, लोग मालिकान के नहीं संपादक की बात सुनते थे। धीरे धीरे वो स्थिति बदलती गई। एक संपादक होता था तो सही और गलत के बीच फैसला करना जानता था। आज संपादकों की जगह एल्गोरिदम ने ले ली है। ये शिकायत पुरानी है कि पत्रकारिता अब जो है एल्गोरिदम से चलती है। यानी यूट्यूब पे कौन चीज ज्यादा हिट है, कौन सी चीज गूगल पे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। अगर छत्तीसगढ़ में आग लगी हुई है, वो ट्रेंड लेकिन नहीं कर रही है, तो हम उसको नहीं दिखाएंगे। अगर बॉम्बे के बकरे, मुंबई के बकरे ट्रेंड कर रहे हैं, तो हम उसको दिखाएंगे। तो ये जो मानवीय हस्तक्षेप था, जो तय करने दे की आजादी देता था किसी संपादक को कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, वो खत्म हो गया है। धीरे धीरे एक तरह की यांत्रिक व्यवस्था, जो सुरक्षित व्यवस्था होती है, जिसमें संपादक गर्वपूर्वक देखता है, जो इन दिनों बचा हुआ है, कि सारे चैनल एक जैसी खबर दे रहे हैं। देखो, हमने 2 मिनट पहले दे दी, इस खबर में हम 2 मिनट पीछे चले गए, लेकिन सबके सब एक लाइन पे जैसे चल रहे हैं। यानी जो मोदी जी का सपना है, वन इलेक्शन वन नेशन वन आइडेंटिटी वन नेशन, उसी तरह लगभग वन मीडिया वन नेशन वन मीडिया भी हो गया है। और ये इसलिए हुआ है कि संपादक नाम की संस्था का पतन हो गया है। इस पतन को और तेज किया है, जिसमें एल्गोरिदम की बात कर रहा था, सोशल मीडिया के उदय के साथ आई अराजकता ने। इस अराजकता की वजह से लगातार गलत खबरें आ रही हैं। पहले तो लगता था कि उनके अज्ञान का नतीजा है, लेकिन जिस तरह फेक और डीप फेक और अब तो एआई से बनाई तस्वीरें आ रही हैं, लगता है कि पत्रकार बिल्कुल राजनीतिक दलों के आईटी सेल के सहारे चल रहे हैं। और अगर वो नहीं चल रहे हैं तो उनमें तमाशा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अगर हिंदुस्तान के सारे सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए जाएं, कैमरे बंद कर दिए जाएं, तो पता चलेगा कि आधे चैनलों की टीआरपी गिर गई, आधी रह गई। क्योंकि उनका जो आधा खेल चलता है वो तरह तरह के हादसों पे
जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो रहे हैं कि ट्रक से बाइक टकराई, बैल आदमी से टकराया, कोई विमान से कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो जलता हुआ शहर, जलती हुई इमारत, आती हुई बाढ़, ये सब सबसे अच्छे दृश्य हैं जो इस सोशल मीडिया के दौर में गलत खबरों, फेक न्यूज, इसकी चुनौती अलग है जिससे लड़ने वाला कोई संपादक, कोई संस्थान दिखाई नहीं पड़ता है। एक चीज और हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कुछ उदासी के साथ मैं कह रहा हूं, इन दिनों पत्रकारिता में जो लोग आ रहे हैं उनमें बौद्धिकता की कमी है। मैं पाता हूं कि एक दौर ऐसा था जब साहित्य से जुड़े लोग संपादक बनते थे। वो कोई बड़ी आदर्श स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो लोग भी अचानक आकर साहित्य के नाम पे गैर जरूरी किस्म के रचनाएं थोपने लगते थे। लेकिन साहित्य की जानकारी, साहित्य का पाठ या जीवन के दूसरे क्षेत्रों का पाठ, आप इतिहास के बारे में, विज्ञान के बारे में, सिनेमा के बारे में भी पढ़ते हैं, अगर आप कविता पढ़ते हैं, अगर आप शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं, तो आप अपने समाज को, अपने इतिहास को, अपने देश को, अपने लोगों को बेहतर ढंग से समझते हैं। और यहां से आपकी पत्रकारिता में मदद मिलती है, वो अलग ढंग से खिलती है। दुर्भाग्य से अब ऐसे पढ़े लिखे लोग बचे नहीं हैं। उनको जो बचे हैं वो सिर्फ इस तकनीकी जानकारी से लैस हैं कि कौन सी चीज सबसे तेजी से चलेगी, किस चीज को सबसे जल्दी से ऑन एयर करें, स्क्रीन पे कैसे हम सजाए। तो होता क्या है कि हमारी टीवी स्क्रीन तो बिल्कुल हिलते डुलते तमाशे में बदल गई है। बस कोशिश है कि किसी तरह आप उसमें आंख लगाए रखें, दिमाग लगाने की फुर्सत वो आपको नहीं देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जो करते हैं कि बिना दिमाग लगाए आप वहां अंगूठा लगाते हैं, वही टीवी चैनलों पे हो रहा है। प्रिंट मीडिया पे मैंने बात कम की, लेकिन प्रिंट मीडिया की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है, हिंदी में कम से कम। कुछ अखबार हैं जिनमें अच्छी खबरें मिल जाती हैं, लगता है कि एक संतोष है, लेकिन हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर, खबरों को के सरोकार को लेकर वहां भी एक तरह की गिरावट है। सरोकारों को सनसनी में बदलने का जो खेल, तमाशे में बदलने का जो खेल त्रासदी को टीवी में चल रहा है, ठीक है, वहां उस तरह नहीं है, लेकिन वहां भी इस गिरावट का असर है, ये दिखाई पड़ता है। तो हम उदंत मार्तंड के 200 साल पर जो विचार कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन उस विचार से कुछ ग्रहण भी करें, ये उम्मीद करता हूं। देखें, आजकल हालांकि मेरी हर उम्मीद एक तरह की नाउम्मीदी में बदलती जाती है, लेकिन ठीक है, निराशा है तो निराशा के आगे कर्तव्य भी हैं, ये लोहिया ने सिखाया था। धन्यवाद।